शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे चर्चित लोकसभा सीट सिंहभूम से, जहां इस बार के मुकाबले पर सबकी नजर रहेगी। यह 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के समय इस सीट का गठन नहीं हुआ था। 1957 में दूसरे लोकसभा निर्वाचन के दौरान यह संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। इस सीट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा। यह सभी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति का खास दबदबा है। इस सीट पर उरांव, संताल समुदाय, महतो, कुर्मी, प्रधान, गोप, गौर समेत कई अनुसूचित जनजातियों के साथ ही ईसाई व मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सिंहभूम जिले की कुल आबादी 19 लाख के करीब है, जिसमें 77% ग्रामीण और 23% आबादी शहरी है। इसमें अनुसूचित जाति 4.06% और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 58.72% है। शुरुआत में यह क्षेत्र झारखंड पार्टी का गढ़ था। 1984 से इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। धीरे धीरे यहाँ कांग्रेस ने पांव पसारा और उसके प्रत्याशी कई बार जीते, लेकिन इस सीट पर अब तक 3 बार भाजपा ने भी जीत हासिल की है। 1996, 99 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विजय रहे। यह वही सीट है जिससे झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी जीत हासिल की थी। बात अगर पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट के परिणाम की करें तो यहाँ 69.26% मतदान हुआ था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने इस सीट से 72,155 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। गीता कोड़ा को पिछले चुनाव में कुल 4,31,815 वोट मिले थे, तो वहीं उनके सामने चुनावी प्रतिद्वंदी लक्ष्मण गिलुआ को 3,59,660 वोट मिले थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं दो चेहरों के बीच मुकाबला देखने को मिला, जहां भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ ने जेबीएसपी से चुनाव लड़ रही गीता कोड़ा को 78,524 वोटों से हराया था। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरे मधु कोड़ा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों को हार का स्वाद चखाया था। मधु कोड़ा ने 2009 का लोकसभा चुनाव 89,673 वोट से जीता। इसी लोकसभा सीट से एक और रिकॉर्ड रहा है। 1984 में जब झारखंड पार्टी के बाद कांग्रेस पहली बार जीत दर्ज कराई थी, तो बागुन सुमरई जीतकर सांसद बने थे। इस सीट से बागुन ने अब तक 5 बार जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। वह रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 का रंग चढ़ा हुआ है। पहले चरण के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में हम बात करेंगे झारखंड की, जहां 13 मई से चुनाव होने हैं। झारखंड में 13 मई से पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर चुनाव संपन्न होने हैं। ऐसे में आज हम आपको लेकर चलते हैं सिंहभूम की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंहभूम में इस बार का चुनावी रंग जो है वो किस तरह से चढ़ेगा, क्या चुनावी मुद्दे हैं। चूंकि सिंहभूम सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है झारखंड के लिहाज से। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा इस बार चुनावी मैदान में है। बस बशर्ते अंतर इतना है कि गीता कोड़ा इस बार कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा से चुनाव लड़ रही है। तो क्या कुछ स्थिति होगी, तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर, और इसके साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे 2 सहयोगी सरायकेला और चाईबासा दोनों जगह से ही प्रताप जी और सुनील जी मौजूद है। तो हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है और इस बार का चुनाव जो है वो किस अंदाज में होगा। तो चुनावी सफर की जमीनी हकीकत शो में हम सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं सर पूरी चर्चा के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि सिंहभूम सीट जो है वो काफी हॉट सीट है, चर्चित सीट है। इस बार गीता कोड़ा जो भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी इस बार? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो राजनीति ने सिंहभूम में करवट ली है उसमें ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और सबकी नजर है सिंहभूम सीट पर, क्योंकि एक बड़ा बदलाव और भाजपा ने जिसको कहे कि
इंडिया गठबंधन ने जब पहली सेंधमारी की थी तो वो गीता कोड़ा को अपने पाले में ला करके की थी। तो मतलब जिसको कहा जाए कि ये सीट भाजपा के लिए भी साख वाली सीट है और इंडिया गठबंधन के लिए भी साख वाली सीट है। इंडिया गठबंधन के लिए इसलिए साख वाली सीट है कि वो एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई गीता कोड़ा वहाँ पर बहुत बड़ा कोई वाइटल रोल नहीं है। गीता कोड़ा अपने आप में हमारी ज़मीन है और हम उस ज़मीन पर जीत सकते हैं। और वहाँ पर इंडिया गठबंधन ने जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। परिस्थितियां बहुत तेजी से सिंहभूम में बदली। परिस्थितियां इस लिहाज से बदली कि गीता कोड़ा के जाने के बाद कांग्रेस के पास वैसा कोई दमदार उम्मीदवार नहीं था सिंहभूम के अंदर। क्योंकि सिंहभूम में जो 6 सीट है उसमें 5 विधानसभा में कोल्हान के 5 विधानसभा में जेएमएम का कब्जा है। तो लिहाजा जेएमएम की दावेदारी सिंहभूम में बहुत जबरदस्त थी और इसको बड़ा ही प्रैक्टिकल वे से इंडिया गठबंधन ने भी सीट को बांट लिया और जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया। जोबा मांझी बड़े कद काठी वाली नेता हैं, जेएमएम के अंदर मंत्री रही हैं और इस बार वो मतलब जैसा दिख रहा है कि मतलब एक कांटे की टक्कर की सीन वहाँ बन रही है। बहुत आसान रास्ता गीता कोड़ा के लिए भी नहीं होगा और इंडिया गठबंधन के लिए भी नहीं होगा। कोई भविष्यवाणी कोई प्रेडिक्शन हम लोग पहले से नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा रोमांचकारी लड़ाई सिंहभूम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो रोमांचकारी मुकाबला जो है इस बार सिंहभूम सीट पर देखने को मिलेगा। ऐसे में हमारे साथ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ हमारे साथी सरायकेला से प्रताप जी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि इस बार जो है वो चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव का, और प्रत्याशी जो है वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? जी नमस्कार राजलक्ष्मी जी। सिंहभूम संसदीय सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा वो पानी का समस्या है। चाहे माइंस एरिया में चाहे वो लाल पानी हो जो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, या फिर शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना हो। सिंहभूम संसदीय सीट की जो निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा हैं वो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं। उसमें सरायकेला विधानसभा सीट भी इस संसदीय सीट से आता है। सरायकेला विधानसभा के आदित्यपुर विधानसभा आदित्यपुर जो नगर निगम है वहाँ पानी एक विकराल समस्या का रूप धारण कर चुकी है। 300 करोड़ की लागत से जो बन रही है पेयजल आपूर्ति योजना पिछले 5 सालों से अधूरा पड़ा है। इसके अलावे सीवेज सिस्टम जो करीब 250 करोड़ की योजना है वो भी बहुत धीमी गति से चल रही है। और पानी की समस्या इस कारण है चूँकि जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। लोगों में पेयजल समस्या है, लोग पानी खरीद कर पीने को विवश हैं। वही स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में भी है। जो सोलर जलापूर्ति योजनाएं जो बनी है वो कई जगह में खराब हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को इस गर्मी में पानी को लेकर दिक्कत हो रही है और ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। जहाँ तक आदित्यपुर की हम बात कहें तो आदित्यपुर में पूर्व में भी इस पानी की समस्या को लेकर लोगों ने अवगत कराया था, लेकिन उस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी ब्यूरो से चाईबासा से सुनील जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, मेरा सवाल रहेगा कि इस बार जो है वो क्षेत्र में 40 से 50 वर्षों से कई एजेंडे ऐसे रहते हैं जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो क्या इस बार भी सिंहभूम सीट से कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा? सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम में इस बार भी ईचाखाकई डैम का मुद्दा छाया रहेगा। दरअसल यह मुद्दा तकरीबन 42 साल पुराना है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने ईचाखाकई डैम निर्माण को रद्द कराने का वादा किया था, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में ग्रामीण हर बार बैठकें करते हैं और डैम को रद्द कराने की मांग करते हैं, लेकिन ये परियोजना वर्ल्ड बैंक के पैसे से बन रही है। ऐसे में इस परियोजना को रद्द करना
आसान नहीं होगा। यही वजह है कि वादे के बावजूद सत्तारूढ़ दल इसको रद्द नहीं कर पा रही है। इससे डूब क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराज़गी है। तकरीबन 126 गांव के लोग इस परियोजना से प्रभावित हैं और डैम के रद्द होने की आस लगाए बैठे हैं। मेरा अगला सवाल एक बार फिर से प्रताप जी से रहेगा और सवाल है कि सिंहभूम सीट पर जो है वो अनुसूचित जनजाति जो है वो अधिक संख्या में देखने को मिलती है। 58.67% जो है संख्या अनुसूचित जनजाति की है। ऐसे में क्या जातिगत गोलबंदी यहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर मुद्दे जो है वो चुनाव में काम आएंगे? सिंहभूम सीट पर मुद्दों के साथ साथ जाति की जो गोलबंदी है वो तो हावी है ही, क्योंकि सिंहभूम सीट हो बहुल सीट है। अगर इतिहास को अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो सिर्फ 1991 में संथाल समुदाय से आने वाले कृष्णा मार्डी यहाँ पे सांसद बने थे। इसके बाद जितने भी सांसद बने हैं वो हो समुदाय से आते हैं। सिंहभूम सीट में सिर्फ सरायकला विधानसभा में संथाल समुदाय के मतदाताओं की संख्या अधिक है। बाकी सभी 5 विधानसभा में अधिकतर हो समुदाय के लोग यानी कि मतदाता हैं, जिसके कारण जितने भी सांसद बने सिर्फ 1991 को छोड़ देने के बाद सभी हो समुदाय से ही आते हैं। और मुद्दा तो है ही, मुद्दा तो हावी रहता है। चाहे मुख्य मुद्दा हम पहले आपको बता चुके हैं, वो डैम का मुद्दा, डैम विरोध का मुद्दा, डैम रद्द करने का मुद्दा, ये एक बड़ा मुद्दा है जो पिछले 30-35 सालों से एक मुद्दा चुनाव के समय उभर के आता है। चुनाव के बाद ये ठंडा अवस्था में चल जाता है, फिर चुनाव में ये उभर के आता है कि इसे रद्द किया जाए। चलिए, तो ये तो हमारे साथ ही मौजूद थे वहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के लिए। एक बार हम फिर से स्टूडियो की ओर रुख करते हैं। आनंद जी, मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने पहले बता दिया कि गीता कोड़ा जो है वो भाजपा का दामन छोड़कर, कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। साख की सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए भी है। पार्टी को बताना है कि जनाधार गीता कोड़ा का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का था। तो क्या लगता है इस बार गीता कोड़ा के लिए वो सीट चुनौती भरी रहेगी? पिछले बार तो 72,000 कुछ वोटों से उन्होंने सीट पर जीत हासिल की थी। क्या गीता कोड़ा के जनाधार की वो सीट उन्हें मिली है या फिर कांग्रेस के जनाधार से उन्हें ये सीट मिली थी? देखिए, ये सीट पर जो गीता कोड़ा की जो दावेदारी कांग्रेस में रही हो या भाजपा ने जैसे लाने के लिए जिस जुगत में मैंने 2-4-5 महीने से लगी हुई थी भाजपा कि गीता कोड़ा उनके पाले में आए, तो स्वाभाविक तौर पर गीता कोड़ा एक वहाँ ताकत है, मधु कोड़ा ताकत है। दरअसल मधु कोड़ा हो जनजाति से आते हैं और हो जनजाति में इन नेताओं की पकड़ है, मधु कोड़ा की खास करके अच्छी खासी पकड़ है। तो एक आधार गीता कोड़ा के चुनाव का मजबूत होना ये आधार बनता है। और जोबा मांझी जब चुनाव में उतरी तो इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक किस्म का विरोध शुरू हुआ, जिसको कि मतलब इंडिया गठबंधन ने उसको वाइंड आउट किया, उसको सेफली उससे निकली और वो अपने लोगों को समझाने में भी समर्थ है कि भाई हो जनजाति का मामला पूरा वहाँ पर, जो जैसा आपने बताया भी कि जनजाति समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है जिससे मैं कह रहा हूँ कि कांटे की टक्कर के आसार दिखेंगे। और गीता कोड़ा ने भी जो पिछले बार भी जो बीजेपी को जितना मार्जिन से हराया, तो बहुत बड़ा मार्जिन लोकसभा के लिहाज से नहीं कह सकते हैं, 72,000 का मार्जिन है। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि 2019 का जो एक लहर था, मोदी लहर, उस विपरीत परिस्थिति में गीता कोड़ा कांग्रेस की ओर से आकर के और चुनाव जीती है, तो वाकई में जनाधार रहा होगा, तभी ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ वहाँ पिछले चुनाव में। लेकिन इस चुनाव में जहाँ तक बात है, जोबा मांझी देवेंद्र मांझी की पत्नी है और बड़ा लड़ाकू आंदोलनकारी झारखंड के हुआ करते थे, तो उनका उन इलाकों में जोबा मांझी की भी पकड़ रही है और लगातार वो जीती रही है मनोहरपुर से। और वो जो 3 सीटें जिसमें हमने कहा कि सरायकेला खुद चंपई सोरेन है, बड़ा महत्वपूर्ण सीट है ये, मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री है, तो ये पूरी तरह से जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि साख वाली सीट होगी। ये उस पर कारण ये भी कि आपके वर्तमान मुख्यमंत्री उसी लोकसभा क्षेत्र से आ रहे सरायकेला से, तो उनके लिए पूरी ताकत लगा रहे, मंत्री हैं वहाँ से भी दीपक बिरुआ, उनके लिए साख वाली सीट हो गई है। तो आज पूरा ताकत जेमे में जब ये सीट कांग्रेस से लिया है तो एक कुछ अपना लाइन ऑफ वो देख करके लिया होगा कि हम कैसे इस सीटों को निकाल सकते हैं। तो बड़ा इसमें, और जिस तरह से एक
चित्रसेन सिंकू जगन्नाथपुर से कांग्रेस के एमएलए हैं। बाकी 5 के 5 सीट जेएमएम के पास है। तो बीजेपी गीता कोड़ा के सहारे दरअसल केवल लोकसभा जीतने का माजरा नहीं था, मामला ये था कि हम विधानसभा से पहले भी एक फील्ड सेट कर सकें, एक जमीनी तैयारी कर सकें। तो उस लिहाज से ये सीट जो है सो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, उस लिहाज से बीजेपी के लिए भी चूंकि गीता कोड़ा को अपनी पार्टी में शामिल किया उन्होंने, काफी लंबी फील्डिंग चली, चर्चा काफी थी कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो रही है, लेकिन आखिरकार जब वो शामिल हुई तो बीजेपी के लिए एक राहत भरी बात थी। और जेएमएम और इंडिया गठबंधन के लिए तो ये जो है वो प्रतिष्ठा की बात हो ही चुकी है, मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि आधार है गीता कोड़ा का या फिर जेएमएम के जिस तरह से 5 विधायक उस क्षेत्र से आते हैं वो घेराबंदी जो भी देखने को मिले। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं जोड़ना चाह रहा था कि भाजपा की सीट पर 1996 में एंट्री हुई थी चित्रसेन सिंकू के सहारे। पहली बार वही चुनाव जीते थे और वो भाजपा का वहाँ एक बार 1996 में खूटा घटा। वो चित्रसेन सिंकू आज झापा में चले गए और झापा ने उनको वहां से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। झापा ने उनको टिकट दिया सिंहभूम से। तो एक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए भी जिसको कहते हैं अलार्मिंग बेल तो है कि मतलब वो जो वोट कटना है चित्रसेन सिंकू का, जो सियासी गणित दिखती है मुझे, वो गणित में दिखती है कि वो चित्रसेन सिंकू जितना भी वोट लाएंगे तो वो वोट डैमेजिंग वोट होगा इंडिया गठबंधन के लिए ही, या उसमें कुछ वोट हो सकता है कि गीता कोड़ा का पॉकेट का भी कटे। लेकिन ये है कि झापा ने एक उम्मीदवार वहाँ चित्रसेन सिंकू को दिया है जो 1996 में बीजेपी के वहाँ सांसद हुआ करते थे, वहाँ से पहली बार सिंहभूम सीट से जीते। बाकी 2 बार लक्ष्मण गिलू आए और वहाँ बड़ा जनाधार रहा है बाबू सुमरई का। 5 बार वो हुए 1977 से मुझे लगता है 84 तक वो लगातार एमपी बाबू सुमरई चाईबासा से चुनाव जीत करके आए। तो एक पूरा आधार जो दिखता है वहां पर, वो पूरा आधार एक तरह से तो कांग्रेस के साथ जाने वाला आधार दिखता है। लेकिन बीजेपी ने भी वहां पिछले 2 चुनाव गिलुआ के सहारे और ये चित्रसेन सिंकू जो आज झापा में चल गया उसके सहारे चाईबासा में अच्छी सेंधमारी की है बीजेपी ने भी। तो एक बड़ा ही मतलब जिसको कहें कि झारखंड के 2-4 सीट जिसमें आप बहुत पैनी नगर रह सकते हैं अपने चुनाव विश्लेषण को उन चीजों को देखने के लिए, तो ये सिंहभूम की सीट भी है। भाजपा ने काफ़ी फील्डिंग की है कांग्रेस में सेंधमारी करने के लिए और यही कारण था कि गीता कोड़ा को उन्होंने शामिल किया अपनी पार्टी में। बीजेपी को क्या कुछ बीजेपी की स्थिति वहां पर अभी दिख रही है वर्तमान में उस सीट पर गीता कोड़ा के सहारे? देखिए, बीजेपी ने तो वहाँ एक सबसे पहले आप जो कहें कि एक जीत तो उनकी यही हुई कि गीता कोड़ा को अपने पाले में ले आया। मधु कोड़ा भी आज बीजेपी के साथ है। तो एक जनाधार, बड़ा जनाधार जो गीता कोड़ा मधु कोड़ा का वहाँ बनाया हुआ जनाधार, वो सीधे बीजेपी के खाते में चले गई। बीजेपी सांगठनिक रूप से भी वहाँ काम किए। बीजेपी का फोकस था, बीजेपी ने उन सीटों पर चुन करके देश भर के अंदर काम किया जिस सीट पर वो कांग्रेस से शिकस्त खाई थी। उन सीटों को एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम अपने जो चुनावी रणनीति है उसको पूरा बड़ा फोकस पॉइंट में बीजेपी ने रखा था कि हम ये सीट पर। तो चाईबासा एक ऐसी सीट थी जिसे बीजेपी 2019 में मात खाई थी। तो उस सीट का पूरा एक रणनीति और इन सारी चीजों को ऊपर के आला कमान के द्वारा देखा जा रहा था और उस पर बीजेपी अभी तो तत्काल इतना जरूर सफल रही कि बड़ी सेंधमारी उनके यहाँ के एमपी को अपने साथ पाले में कर लिया। तो एक बड़ी रणनीति की जीत है बीजेपी की तत्काल। उसके बाद चुनाव में बहुत सारे गणित होते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं, चुनावी हवा होती है। जैसे हम अपने रिपोर्टर से भी बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं, मुद्दे कितने हावी हैं, व्यक्तिगत संपर्क कितना हावी है, लोग मतदाताओं से व्यक्तिगत जो उम्मीदवार है उनका कनेक्टिविटी कैसा है, बहुत सारी चीज़ें चुनाव में और मायने रखते हैं। चुनाव में ये मायने रखते हैं कि भाई आप जिन ग्रासरूट में जिनको आप एड्रेस कर रहे हो उसके लिए आपने क्या एजेंडा सेट किया, क्या काम किया है, उन सारे चीज़ों का लेखा जोखा उसके बाद चुनाव का जो समीकरण है वो बनता है। अच्छा, यहाँ पर अभी देखने को मिला था सिंहभूम में कुछ दिनों पहले की घटना थी कि गीता कोड़ा को जो है वो गांव में जो है विरोध का सामना करना पड़ा था। तो क्या पार्टी बदलना गीता कोड़ा के लिए चुनौती ला सकता है इस बार? देखिए, ये तो व्यक्ति जब तक अभी आप रिजल्ट और चुनावी सब चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक आप इन चीज़ों का कोई आकलन कर नहीं सकते हैं। वो आकलन तभी होगा जो चुनाव परिणाम और वोटरों का मिजाज क्या है। वोटरों का मिजाज अगर ऐसा होगा कि नहीं, अगर उनको मुझे ये नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें अभी राजनीति में मायने रख रही हैं। बात है कि आपके अपने लोगों से क्या संपर्क है, आपका जनाधार क्या है, आप लोगों के बीच कितने दिखते हो, जनाधार मायने रखता है। आप जो लोगों के बीच कितने दिखते हो, हाँ, उनसे आपका संपर्क है। बहुत अब वो जो वोटर्स है ना 5 साल में एक बार दिखने वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये गीता कोड़ा पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने आप क्षेत्र को कितना सींचा है। हाँ, उनकी खेती बाड़ी कैसे रही है अपने इलाके में। मैं वोटों की खेती बाड़ी कर रहा हूँ, राजनीतिक खेती बाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। वो कैसी रही, उस पर बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा। पार्टियों बदलने और नहीं बदलने से मुझे अभी नहीं लग रहा है कि इस राजनीतिक दौर में बहुत मायने रखता है।
चलिए जोबा मांझी की बात करें तो इस बार गीता कोड़ा के सामने जोबा मांझी खड़ी है। झारखंड सरकार में मंत्री, बिहार सरकार में भी मंत्री रही। आपने बताया भी कि मनोहरपुर से जो है वो लगातार वो जीतते आई हैं, विधायक रही है, तो एक बेहतर जनाधार उनका भी उस क्षेत्र में है। जोबा मांझी किस तरह से सीट पर स्टैंड करती है? पार्टी के प्रतिष्ठा की बात में जो है पार्टी कितना विश्वास कर सकती है जोबा मांझी पर? जोबा मांझी पर विश्वास किया तभी जेएमएम ने दिया। और मैं बताऊं कि वो उनको देने के जो टिकट मिली है उसमें मैंने जेएमएम के अंदर एक बड़ी मैंने रणनीति के तहत एक काम हुआ है और सारे नेताओं की उसमें सहमति रही है। इवन चीफ मिनिस्टर से लेकर के जो वहाँ मंत्री हैं दीपक बिरुआ, पहले बात दीपक बिरुआ की हुई थी, फिर बात हुई थी कि दशरथ गगराई चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सारे पेचीदगियों को देखते हुए और सारे नफा नुकसान को तौल माप करके जेएमएम ने वहाँ सीट जोबा मांझी को दिया। एक महिला के सामने एक महिला उम्मीदवार दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है इस सीट पर कि दो महिला उम्मीदवार आमने सामने। तो ये कुल मिलाकर के जोबा मांझी एक मतलब जिसको कहें कि बीजेपी जेएमएम के लिए एक अच्छा मतलब जिसको कहें कि एक अच्छी चाल है, राजनीतिक चाल है जोबा मांझी को सीट पर उतारना। और निसंदेह बेहतर प्रदर्शन रहेगा उनका भी, मुझे जैसा लगता है, जो जनाधार जेएमएम का उस इलाके में है। तो एक कड़ी चुनौती गीता कोड़ा के लिए भी है वहाँ पर। चलिए, तो गीता कोड़ा के सामने जो है वो इस बार जोबा मांझी है। जोबा मांझी का भी बड़ा जनाधार है, लेकिन गीता कोड़ा का अपना जनाधार है। अब ये बात जो है वो चुनाव के परिणाम के साथ ही स्पष्ट हो पाएगी। क्या बीजेपी वाकई में जो सिंहभूम सीट, जिन 2 सीटों पर भाजपा को लोकसभा चुनाव 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, उसमें एक सिंहभूम सीट भी थी, तो क्या सिंहभूम सीट जीतने में भाजपा सफल होती है गीता कोड़ा के साथ? या फिर जो प्रतिष्ठा की बात और ये सीट जो बनी हुई है सिंहभूम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए, चाहे बात कर ले मंत्री दीपक बिरुआ के लिए, तो क्या प्रतिष्ठा बचा पाती है इस सीट पर इंडिया गठबंधन अपनी? या फिर बीजेपी जिस रणनीति के साथ चल रही है और गीता कोड़ा के साथ चल रही है, तो इस सीट पर बीजेपी फतह हासिल करती है? तो फिलहाल चुनावी सफर की जमीनी हकीकत के शो में बस इतना ही, लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और तमाम 14 लोकसभा सीटों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे वहां क्या कुछ चुनावी विश्लेषकों की राय है, क्या कुछ जमीनी हकीकत है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनाव हो रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, और धन्यवाद सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।